जुड़े। नहीं तो जब आप ये काम करें, ये बात देखो 2008 की है। हाँ, अरे भाई 2024 में इसका संदर्भ क्यों लाना है जरूरी? अरे भाई संदर्भ क्यों नहीं लाना है? मोहन सिंह ने अपने उसी बयान में जाति तक भी कहा था कि जो निचली जाति के हैं, जो इस समाज से या जो सुख सुविधाओं वाले जो समाज है इससे वंचित है, उनको भी तो उसमें जिक्र किया था। लेकिन बीजेपी है, भाजपा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक नैरेटिव बना हुआ है कि ये अल्पसंख्यकों के विरोध में है। एक नैरेटिव बना हुआ है, वो साबित भी होता है। हाँ, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों? कैसे? जबकि ऐसा है नहीं। कैसे? हाँ। चलो तुम पूरी बात पूरी करके बताते हैं। उसमें उन्होंने अपने सुविधा अनुसार मुसलमान खा लिया, बाकी चीजों को भी सुविधा, हाँ, बाकी चीजों को भी तो उन्होंने एड्रेस किया था ना। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल एक स्टेटमेंट उठाया, एक अल्पसंख्यक को हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार होना चाहिए, और विशेष तौर पे मुसलमानों का। नहीं, उस पर पहला हक मुसलमानों का, मतलब पहले मुसलमान को मिलेगा, फिर अनुसूचित जाति को, फिर पिछड़े को, फिर गरीब को, फिर आदिवासी को, फिर इसको पहला हक मुसलमान का। हाँ, क्यों पहला हक है मुसलमान? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। मैं गौतम कश्यप। एक चुनावी चर्चा के लिए हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, जहाँ 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। लगभग 381 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। लगभग 150 के आसपास की सीटें अभी और बची हुई हैं, जहाँ महत्वपूर्ण तौर पे बिहार है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे, और पश्चिम बंगाल भी कुछ जगहों पे सीटें बची हुई हैं। इसी पे चुनावी चर्चा पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पिताजी श्री आत्मानंद सिंह जी, इन्हीं से चर्चा करेंगे। इन चारों चरण के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, अभी तक के चुनाव को? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव जिस मोड में चला है वो हमेशा चारों चरण सत्तारूढ़ जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वह अपने अभियान को जिस तरफ ले जाना चाहिए, कुल मिलाकर घूम फिर कर ये चारों चरण के चुनाव उसी दिशा में गए। वो दिशा क्या है? वो दिशा जिधर थी, मतलब 400 पार वाली दिशा में, कुल मिलाकर उसी दिशा में ये चुनाव गए हैं। अभी तक के जो चुनाव गए, पहला जो चरण था उसमें भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं कम थी, क्योंकि क्षेत्र ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं कम थी, जैसे तमिलनाडु था, केरल दक्षिण की तरफ। हाँ, देखिए तो वहाँ थोड़ी संभावना कम थी, तो उसी हिसाब से हुआ है। बाकी द्वितीय चरण से धीरे धीरे बढ़ना, जैसे चौथा चरण था, चौथा चरण में जो सीटें थी वो ज़्यादातर सीटें भाजपा की थी। अब इधर के जो चरण हैं उन चरणों में भी यही है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इन सब क्षेत्रों में, झारखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है, इन सब, पिछली बार भी 2019 की चुनाव में भी जो भाजपा ज़्यादा सर रही है, उसी दिशा में चुनाव चल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी बनारस में रोड शो किए और नामांकन दाखिल किए। ठीक, विपक्ष इसको किस तरह से देख रहा है? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, अध्यक्ष, ज़्यादातर लोगों को शामिल किया गया। इसको विपक्ष कह रहा है कि ये उनका शक्ति प्रदर्शन है, हार रहे हैं इस वजह से। क्या है, विपक्ष से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो नरेंद्र मोदी करेंगे उनके काम की वो प्रशंसा करेंगे। ये तो उसका काम है, और यदि वह काम नहीं करती तो अपने काम को नहीं करें। ध्यान रखा जाए 2014 और 2019 दोनों में मोदी ने यही काम किया। मोदी अपने काम को कभी भी, जो मोदी जी का एक स्वभाव है कि वो अपने काम को ऐसा करते हैं कि लोगों की नज़र पड़े और लोग उसकी आलोचना या प्रशंसा करें। जो उनके प्रशंसक हैं उनको लगता है बहुत अच्छा काम हुआ, जो आलोचक है उनको लगता है खराब किया, ताकि चर्चा के केंद्र में वही रहें। तो कुल मिला के कल का जो काम था वो अभी यही रहा कि चर्चा के केंद्र में नरेंद्र मोदी रहे। जो समर्थक है उनको लगा बहुत बढ़िया प्रदर्शन हुआ, बड़ा बढ़िया रोड शो हुआ, और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए नामांकन पर, तो जो उनके साथ प्रशंसक हैं वो खुश हुए, जो विरोधी हैं उनको कष्ट हुआ कि बता क्यों इन लोगों को इतना जुटा दिया। नामांकन तो छोटा सा काम होता है, जाकर नामांकन पर जैसा आप करते हैं उसको दिखाते हैं। 10 साल में मोदी जी ने काम नहीं किया, जहाँ वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात करने पे चले आए, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के उन्होंने बात की, एक गाय और एक भैंस आपकी छीन ली जाएगी और मुसलमानों को दे दी जाएगी, इस तरह की बात पे उतरना प्रधानमंत्री के एक पद पे रहते व्यक्तित्व को कैसा दर्शाता है? देखो, जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है
तो टेक्निकली प्रधानमंत्री जो है वो टेक्निकली वो प्रधानमंत्री है, वो मंत्रिपरिषद है, परंतु चुनाव के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता, कोई मंत्रिपरिषद नहीं होता, सब अपनी अपनी पार्टी के नेता हो जाते हैं। ठीक। मोदी भी अपनी पार्टी के नेता हैं, टेक्निकली वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं वो प्रधानमंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन कोई भी काम वो प्रधानमंत्री का इस समय नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की जो अधिसूचना है उससे वो बंधे हैं। ठीक। तो मोदी के वो उनका एक दायित्व बनता है कि वो अपने पार्टी को आगे बढ़ाएं, जिताएं। अब इसके लिए जो जो किया है, अब विपक्ष के जो कमज़ोर पक्ष हैं उनको उजागर करना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मोदी की हर बात पर क्या कहते हैं लोग, अब ये बात कहीं साबित नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 2014 की एक सभा में कहा था कि यदि सारे काले धन आ जाएं तो हर व्यक्ति को 15 लाख दिया जा सकता है। ये काले धन के संदर्भ में उन्होंने कहा था, लेकिन 2014 से अभी तक मोदी के पीठ पर चिपका दिया विपक्ष ने कि उन्होंने 15 लाख रुपए कहाँ दिया सबके खाते में। ऐसा कहीं नहीं कहा था मोदी ने कि हम 15 लाख दे देंगे। उन्होंने कहा यदि सारे काले धन आ जाएं तो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो अब ये तो आए नहीं आए, क्या हुआ? तो हर आदमी अपने अपने पक्ष को उजागर करना चाहता है। इसमें भी ये है, जैसे उन्होंने कहा रोजगार की बात कही, उन्होंने हमेशा, आप कभी भी मोदी जी का भाषण सुनो, मोदी जी नौकरी शब्द बोलते ही नहीं, वो हमेशा रोजगार बोलते हैं। तो नौकरी देंगे तो पैसा देना पड़ेगा नहीं, ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम इस बस में नहीं जा रहे हैं। अभी तो बहस ये है कि उन्होंने हमेशा रोजगार कहा। अब वो जैसे अभी उदाहरण देते हैं, अब EPFO में जितने पैसे जमा हो रहे हैं, तो EPFO में जो कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, इसका मतलब कि वो लोग नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, छोटी मोटी 10,000 20,000। उसी तरह से उन्होंने मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना में कह रहे हैं हमने लगभग 24 करोड़ लोगों को दिया है मुद्रा लोन, किसी को 10,000, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख। उन्होंने हमेशा रोजगार की बात की, नौकरी की बात नहीं की। और सरकारी सेवा में नौकरी मिली नहीं मिली, हम उस बस में। उसी तरह से जो कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार था, उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही था। अब उन्होंने एक बात कही, बहुसंख्यकवाद नहीं चलने पाएगा। बहुसंख्यकवाद तो ये पता नहीं, समझ में नहीं आता है कैसे कहती है कांग्रेस। अरे बहुसंख्यक पर तो चुनाव जीते जाते हैं, बहुसंख्यकवाद को आप अलग से उसको ले जाकर क्या है वो सारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये तो नहीं लिखा था ना क्या कि हम आपकी एक भैंस लेकर के मुसलमानों को दे देंगे। भाई देखो दो अलग अलग बातें, इस पर बहस लंबी चल रही है। घोषणा पत्र में ये बात नहीं लिखी थी, लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात, ये बात तेलंगाना की सभा में राहुल गांधी ने कहा, और ये बात कई जगह उन्होंने दोहराई। जब ये बात पकड़ गई तो उन्होंने इस बात को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। ये कहने का क्या मतलब है? जैसे आप जाति जनगणना करेंगे, चलो कोई एक पक्ष है, हम उससे सहमत हो ना हो, एक सरकार की योजना है, सरकार वो योजना कर देगी। अब इसके बाद हम सबका आर्थिक सर्वे करेंगे, ये भी ठीक है। अब इसके बाद हम उसको बराबरी से बांटेंगे। तो जब आप बात को क्लियर नहीं करेंगे, बराबरी से बांटने का आपका मतलब क्या है? तो हमको जो अर्थ लगाना है हम लगा देंगे। नहीं तो आपने उसको क्लियर नहीं किया। नहीं, आप उसमें हिंदू मुसलमान घुसेड़ देंगे। भाई आप मोदी ने क्या कहा सभा में? क्या उन्होंने कहा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की उन्होंने बात कही, आपके घर से आपका मंगलसूत्र छीन करके उनको दे दिया जाएगा जो बाहर से आ रहे हैं। इसको उन्होंने कहाँ से जोड़ा? देखो ये वो नेता है, वो सुन लो बात पूरी सुन लो फिर बोलना। जब मनमोहन सिंह जी ने अपना यह बयान दिया था दिसंबर में कि जो देश के संसाधन हैं उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, विशेष करके मुसलमानों का है, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। मनमोहन सिंह जी कौन थे? कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, चुने हुए प्रधानमंत्री थे। ये कांग्रेस की पॉलिसी है। उसी पॉलिसी को उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ा कि भाई इसकी पॉलिसी है, जब ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहला हक मुसलमानों का होगा, ये मुसलमानों को देंगे। इन्होंने अपने उसी बयान में जाति तक भी कहा था कि जो निचली जाति के हैं, जो इस समाज से या जो सुख सुविधाओं वाले जो समाज है इससे वंचित है, उनको भी तो उसमें जिक्र किया था। लेकिन बीजेपी है, भाजपा है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक नैरेटिव बना हुआ है कि ये अल्पसंख्यकों के विरोध में है।
एक नैरेटिव बना हुआ है, वो साबित भी होता है। हाँ, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों, कैसे? जबकि ऐसा है नहीं। कैसे? हाँ, चलो तुम पूरी बात पूरी करो, बताते हैं। तो उसमें उन्होंने अपने सुविधा अनुसार मुसलमान उठा लिया, बाकी चीज़ों पे भी तो, सुविधा, हाँ हाँ, बाकी चीज़ों को भी तो उन्होंने एक एड्रेस किया था ना। प्रधानमंत्री ने, मोदी ने केवल एक स्टेटमेंट उठाया कि एक अल्पसंख्यक को हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इस देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार होना चाहिए, ऊपर विशेष तौर पे मुसलमानों का। नहीं, उस पर पहला हक मुसलमानों का है। मतलब पहले मुसलमान को मिलेगा, फिर अनुसूचित जाति को, फिर पिछड़े को, फिर गरीब को, फिर आदिवासी को, फिर इसको। पहला हक मुसलमान का है। तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, नहीं, क्यों पहला हक है मुसलमान का? यही से देखो, चीजें बिगड़ती तो यही से ना। आपने पहला हक मुसलमानों को क्यों कहा? आपने कहा होता पहला हक जो जरूरतमंद है उनका है। वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो अगड़े भी हो सकते हैं, वो पिछड़े भी हो सकते हैं। आपने एक पर्टिकुलर समुदाय को बताया कि इनका हक है मुसलमानों का। उसके पीछे आपकी मंशा ये थी कि मुसलमान हमारे साथ जुड़े। नहीं, तो जब आप ये काम करें, ये बात देखो 2008 की है। हाँ, अरे भाई 2024 में इसका संदर्भ क्यों लाना है जरूरी? अरे भाई, संदर्भ क्यों नहीं लाना है? संदर्भ तो लाने। जब आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की अभी बात की, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। मोदी जी यही कह रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? पहला हक मुसलमानों का। किस चीज़ पर? ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आपने की, इसमें मुसलमानों को कहा कि भाई ये जो पहला हक मुसलमानों का, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहले मुसलमानों को देंगे, फिर बाकी को बाद में देंगे। उसी बात को उन्होंने जोड़ दिया। क्योंकि मनमोहन सिंह जी के बाद आपकी सरकार नहीं आई। मनमोहन सिंह जी के बाद आप सरकार में वापस आने के लिए परेशान हैं, तो कंटिन्यूटी तो वहीं से चलेगी ना। जब वो सरकार खत्म हुई और जब सरकार आएगी, तो वो जो पॉलिसी जहाँ आपने छोड़ी थी, उस पॉलिसी को आगे आप बढ़ाएंगे। वही उन्होंने जोड़ दिया उसको। तो वो राहुल गांधी तो रोजगार की भी बात करते हैं। किसकी? युवाओं के रोजगार की। कि रोजगार की बात करना ही चाहिए। 10 लाख हम रोजगार हाँ, देंगे, तो यही तो, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। उन्होंने तो कहा, तो मोदी जी कह तो रहे कि 24 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया। 24 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। 10,000 दिया तो खोमचा चलाया, 2 लाख दिया तो छोटी सी दुकान चलाया, 5 लाख दिया तो थोड़ी और बड़ी दुकान चलाया होगा। स्टार्टअप की बात कह तो रहे, कह रहे 1.25 लाख स्टार्टअप है। वो जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि एक स्टार्टअप में मान लो 3 से 4 लोग नौकरी करते हैं, तो 1.25 लाख स्टार्टअप है, तो मतलब 5 लाख लोग अपना व्यवसाय खुद का कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए? आप ये चाहते हैं सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? सरकारी नौकरी मिल रही है। आइए देखो, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में ये बात, देखो ये बात कहने को चुनाव में जो चाहे जो कहे, वो भी कह रहे हैं कि 30 लाख हम सरकारी नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे। ये जो है क्या नाम, 2 बातें तुमको बताता हूँ। अब ये कैसे जिसको कहते हैं नैरेटिव बना जाता है, तो नैरेटिव कैसे बनता है? 1985 से पहले जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले, जिन लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोले उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं बता रहा हूँ, उन सब का साल 2 साल 4 साल बाद सरकार उसको अधिग्रहित कर लेती थी, और उसके सारे अध्यापक, टीचर्स, चपरासी, प्रिंसिपल जो भी थे, उन सबको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। शुरुआत होती थी प्राइवेट से, और अंत में पहुंच कहाँ जाती थी? सरकार। यह योजना खत्म किया आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने। 87 में वित्त विहीन स्कूल, यह संकल्पना मुलायम सिंह यादव की देन है। क्यों खत्म कर दिया भाई? जब आप टीचरों को देना चाहते हैं, आपने वो योजना अभी तक चलाई होती तो जितने प्राइवेट स्कूल खुले थे, देर सवेर जो चाहते वो सरकारी भी चले जाते, वो सब सरकारी अध्यापक होते। अब आयोग बनाओ, इनकी परीक्षा लो, इनको वो लो, कहीं पर्चा लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं दुनिया की झंझट है। एक तो ये आपने कर दिया। दूसरे, ये जो पेंशन समाप्ति की योजना है, OPS जिसको कहते हैं, ओल्ड पेंशन योजना, ये कांग्रेस सरकार ने भी किया। उस पर अटल जी ने मोहर लगा दी। अटल जी ने मोहर लगाई। अच्छा, अटल जी मोहर लगाई, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस OPS योजना क्यों नहीं लागू की? अब कहते हैं हम OPS लगाएंगे, हम हिमाचल में लगा दिए, हम यहाँ कर दिए। अरे जब 10 साल आप केंद्र में थे तो आपने OPS योजना क्यों नहीं लागू की?
अब आप कहते हैं मोदी जी जो है वो इनके गरीबों के विरोधी हैं और इनके विरोधी हैं, कर्मचारियों के विरोधी। आप भी वही करते हैं। तो ये नैरेटिव जो बनाते हैं तो जनता भी धीरे धीरे समझती है। तो नेता तो आपकी जो बात है उसको पकड़ के सब जनता के साथ। अब समस्या क्या है, कांग्रेस जो बात गुप्त तरीके से केवल पन्नों में कही थी उसको मोदी जी ने सार्वजनिक कर दिया, बहस का विषय बना दिया। अब कांग्रेस इसमें तिलमिला गई कि हमारी बात जो गुप्त तरीके से हमने चुपचाप कही थी, हम तुम जागरूक नागरिक हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़े हो? नहीं। हम पढ़े हैं? नहीं। किसी के पास है? नहीं। बस वो जो मोदी जी ने बताया वही हम सुनते हैं, या कांग्रेस जो पढ़ती है वो सुनते हैं। तो कांग्रेस चाहती थी घोषणा पत्र के अंदर वो लिखा रहे, कोई जनता जानने पाए। मोदी जी ने उसको पकड़ के बता दिया कि देखो ये लिखा है। अब आप परेशान। हमने कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, क्या लिखा, क्यों नहीं लिखा भाई? 2014 में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी होने वाली थी, 5 दिन पहले आपने 136 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? ये आपकी मंशा जाहिर करता है। और बाद में जब पकड़ जाते हैं तो अरे मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हो तो कर ही रहे, आप जो कर रहे हो तो बताओ। अब एक बार और बताता हूँ, ये 5 किलो अनाज ये कांग्रेस की सरकार भी दे सकती थी, कोई भी सरकार दे सकती थी। पहले भी मिलता ये था, हाँ ये नहीं, ये मोदी जी ने कोई अनोखी योजना नहीं की है। जो हम लोग WTO में भारत है उसके अंदर उसको कुछ आयात करना ही पड़ता है। अब वो होता था कि वो कहाँ का रखा है, आयात हो जाता था, गेहूँ है, चावल है, आयात करना पड़ेगा, आयात करना मजबूरी है, पैसा हमने खर्च कर दिया। अब WTO की शर्तों के अनुसार अब क्या करो, इसको वेयर हाउसों में रखो, जहाँ तहाँ रखो, चूहे खा गए, पानी पड़ गया, सड़ गया, ये हो गया, वो रखवाली दुनिया भर का करो। अब मोदी जी को उनके अफसरों ने बताया होगा, ऐसा आप कहेंगे इसको वेयर हाउस में रखे, गरीबों को बांट दीजिए। उनको भी अच्छा समय मिला, कोरोना आया, उन्होंने कहा ले जाओ 5-5 किलो। अब ले जा रहे थे 5-5, ये काम आप भी कर सकते थे। तो कांग्रेस तो कह रही है हम 10 किलो बढ़ेंगे। हाँ तो 10 किलो, जब 10 साल थे तो 1 किलो नहीं दिया, अब आप 10 किलो देंगे। समस्या यही तो है, आपको जब मौका मिला तो आपने किया नहीं। अब आप बता रहे 10 किलो किया, तो आपने 10 किलो कहा है, जनता को बताइए 10 किलो, जनता आप पर भरोसा करेगी वो तो अनाज आपको तो वोट पहले भी देगी। मिलता था 2-2 रुपए के हिसाब से। हाँ 2 तो 1 पैसा नहीं लेते हैं, तो 2 रुपये कहते छोड़ो हटाओ, 2 रुपये 2 रुपये लो तो दुनिया बवाल फ्री में दो। ये सब छोड़िए, बताइए सीट कितनी आएगी बीजेपी की? किसकी? बीजेपी की सीट आएगी 2019 से ज़्यादा आएगी, और क्या। कितनी? 400 पार? 400 पार तो एनडीए का है, तो बीजेपी का 400 पार नहीं। बीजेपी का 370 है ना पार। मेरा अनुमान है मोटा मोटी वहाँ पहुँच जाएंगे वो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। अब 2-4 सीटों का आगे पीछे नहीं कह सकते कि 265 हो गया, 365 हो गया, या 364 हो गया, 360 हो गया, लेकिन ये मोटा मोटी, क्योंकि देखो ये बात बीजेपी ने सब जगह कही है। जैसे बीजेपी ने दक्षिण में जोर दिया है, दक्षिण पर जोर दिया, तो दक्षिण में पिछली बार भी जो दक्षिण में कांग्रेस और भाजपा के साथ सीटें थी उसमें भाजपा 1 नंबर पर थी। इस बार उन्होंने थोड़ा और जोर लगाया है, 10-5 सीटें और बढ़ जाएंगी। ममता बनर्जी का बयान आ गया कि 300 प्लस जा चुकी है इंडिया अलायंस। अब वो तो हर नेता कहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो हर नेता कहेगा, कहना भी चाहिए उसको। नहीं कहेगा तो भाई ऐसा कैसे होगा कि मोदी जी 400 कह रहे हैं, ये चुपचाप रहेंगे? तो भाई ऐसा, ये तो जब चर्चा चलने लगी ना, ये तो जब चर्चा चलने लगी लोगों के बीच में कि भाई मोदी जी बता रहे 400 पार, ये लोग कहते 400 नहीं आएगा, आप अपनी तो सीट बताओ क्या आएगा। उनका 400 नहीं आएगा, ठीक है, आपका कितना आएगा? तो अब उनको लगा कि यार हमको भी तो बताना चाहिए, तो अब अपनी अपनी सीटें बता रहे हैं, अपनी। लेकिन अभी भी सब ज़्यादातर सीटें बीजेपी की गिनते हैं, 150 आएगी, 140 आएगी, 160 आएगी, 200 आएगी। अरे उनकी सीटें 5 आएगी, आपकी सीटें कितनी आएगी आप अपनी बताओ। आज अखिलेश जी ने कहा जोर लगाकर कि 1 सीट केवल बनारस है जो लड़ाई में भाजपा है, बाकी सारी भाजपा हार जाएगी। तो अभी 4 जून को पता चल जाएगा कि अखिलेश जी की क्या है। चलिए ठीक है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले दिन किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।